कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। शिक्षा जगत के जो कर्मवीर हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और अंततः रिटायरमेंट हो गए, और रिटायरमेंट होने के बाद भी आज भी जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें पूरे दिल से सम्मान के साथ याद करते हैं। और नाम है पूर्व बीआरसीसी दुल्लूराम सोरी जी का। आज दुल्लूराम सोरी जी लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। सोरी जी ने बीआरसीसी के पद में लगभग 13 साल तक सेवाएं दी और 13 साल तक सेवाएं देने के बाद वे रिटायरमेंट हो गए। सर, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। थैंक यू लोकल टीवी, आप सबको मेरा सहे दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों को मेरे साक्षात्कार लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं तो कल्पना नहीं किया था कि चलो मुझे ऐसे और मौका मिलेगा करके, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकल टीवी सर क्या कहना चाहेंगे सर, बीआरसीसी में 13 साल रहने के बाद आप रिटायरमेंट हो गए। सर कैसा अनुभव हुआ सर? चूँकि किसी भी पद में जो व्यक्ति काम करता है, आपको अपने नौकरी के साथ काफ़ी लगाव था, आप अपनी नौकरी के साथ काफ़ी प्रेम करते थे। जब रिटायरमेंट का दिन था सोरी साहब, तो क्या फील हुआ, कैसा लगा सर आपको? नौकरी को तो जब तक के जीव जान दे के शासन ने हमको जिस पद के लिए नियुक्ति किया है उसको उसी भांति बखूबी से नहीं निभाएंगे तो खुद को अच्छा नहीं लगता। वर्क इज वर्शिप कहा गया है, कार्य ही पूजा है। और जिस पद के लिए हमको लायक समझ करके शासन ने नियुक्ति किया था, बखूबी से मैं अपने जीव जान लगा करके उस पद को 12-13 साल तक के निभाया। पर बीच बीच में समस्या तो होते रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी का पहलू ही है। एक सिक्के के दो पहलू होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। पर वो समस्या कभी भी मुझे आड़े हाथ नहीं ले पाया मैं। और सबसे आड़े हाथ लेते हुए जो है ना, वो सबको दरकिनार करते हुए मैं जो है ना आज इस पोजीशन पे हूँ कि बखूबी से निभा के 13 साल कार्य पूर्ण कर चुका हूँ मैं और रिटायर हो। सोरी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपके संघर्षों के दिन को आप हमारे लोकल टीवी में बताइए। आपने कैसे पढ़ाई की सर? पढ़ाई के दौरान आपके जीवन कितना संघर्ष में रहा है, इन चीज़ों को लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मैं बचपना से ही, यानी कि हम लोगों के गांव तो एक सुदूर अंचल टाइप के है, उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। मेरे भैया ही सबसे पहले ग्राम पंचायत डूमरपीटा में सबसे पहले हायर सेकेंडरी पास करने वाले मेरे बड़े भैया थे जी। और उन्होंने ही मार्गदर्शन किए थे। और मेरे पिताजी बहुत बड़े कृषक थे और लाइव में लगभग 35 साल तक के ग्राम पंचायत चिचिया का वार्ड मेंबर रहे मेरे पिता जी। और हम लोग 4 भाई होते थे और चारों में से तीसरा नंबर का मैं था। और पढ़ने के लिए मेरे से छोटे भाई को मुझसे पहले शादी कर दिए कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा था अनाकानी। और मैं गांव में 5वीं तक के पढ़ा। उसके बाद पैदल जाते थे डूमरपीटा से बरवाली मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए, वहाँ 3 साल पढ़े। उसके बाद 9th क्लास पढ़ने के लिए मैं यहाँ डिस्टर्ब हो जाऊँगा करके, गांव वाले डिस्टर्ब करेंगे करके सीधा मैनपुर चले गया जी। और वहाँ जो है ना कमरा ले करके किराए में रह करके वहाँ अध्ययन किया। और 9वीं 10वीं वहाँ से अध्ययन करने के बाद पुनः 11वीं पढ़ने के लिए फिर मैं देवभोग हायर सेकेंडरी आ गया जी। देवभोग हायर सेकेंडरी में 11th पास करने के बाद, हम लोग क्योंकि ओल्ड कोर्स वाले हैं जी, 11th पास करने के बाद बीए करने के लिए सीधा जगदलपुर महाविद्यालय बस्तर की ओर चल दिया जी। और वहाँ 3 साल रहा। और मैं 3 साल यानी कि सेकेंड ईयर पढ़ते समय हमारे फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ और घर आया था मैं, उस दरमियान हमारे पिताजी का एक्सपायर हो जाने से हमारे मम्मी दिन रात रो रो के परेशानी करती थी जी। इसलिए सेकेंड ईयर पढ़ते समय ही मेरा शादी कर दिया गया था जी। और शादी होने के बावजूद भी मैं उनको जो है ना अपने मायका में छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए जगदलपुर चला गया था जी। और वहाँ से जो है ग्रेजुएशन करके और कुछ साल इधर उधर ये करके खेती बाड़ी वगैरह और ये करके बाद में जॉब में लगा मैं। और जब 1995 से जॉब किया ना तो 2025 में ही मेरा सेवानिवृत्त
31 जुलाई 2025 को मेरा सेवानिवृत्त। सूरी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जैसे बताया कि मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद आपने अपने धर्म पत्नी जी को मायके में छोड़ दिया और इसके बाद आप निकल गए पढ़ाई करने। तो मतलब ये कह सकते हैं सूरी जी कि मेरा पति सफल हो करके एक पत्नी ने भी बहुत बड़ा त्याग दिया था। हाँ, उन्होंने भी बहुत काफ़ी सपोर्ट की। वो सपोर्ट नहीं करती ना तो मैं आगे नहीं बढ़ता, और हमारे गांव में उस टाइप के माहौल नहीं था जैसे वर्तमान पे है। उस दरमियान बहुत ही लोग बिगाड़ना चाहते थे, और मेरे भी साथ जितने भी पढ़ रहे थे, मेरे क्लास फेलो लोग थे, बचपना के यार दोस्त लोग थे, सब बस वही कोई 8वीं फेल, कोई 7वीं फेल, वैसा हो करके छोड़ दिए, कोई आगे नहीं बढ़ पाए। और मेरे को ही कुछ करना है करके मैं जो है ना ठान लिया था। और हमारे पिताजी बार बार ये करने के बावजूद भी, क्योंकि पिताजी के पास पर्याप्त ज़मीन था जी, वो बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करोगे या खेती बाड़ी करोगे, खेती बाड़ी करना बेहतर है समझते थे। लेकिन मैं सोचता था अपन खेती बाड़ी ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, जितने भी ये करेंगे पढ़ाई लिखाई करेंगे, और जो भी करना है आगे खेती बाड़ी भी करेंगे और नौकरी भी करेंगे। यही ठान करके मैंने जो है ना पढ़ाई की और से आगे कदम बढ़ाया। और सफल, जब तक कि सफल हुआ तब तक कि मेरे पिताजी लेकिन दुनिया में नहीं रहे, माता जी थी। जी, मतलब सर पिताजी का पूरा सपोर्ट रहा पढ़ाई में। हाँ, माता पिता दोनों का सपोर्ट रहा। जी, सूरी साहब, क्या आपने बचपन में ही एक एम बना लिया था, एक उद्देश्य बना लिया था कि मुझे पढ़ लिख कर टीचर बनना है, हाँ, मैं क्योंकि या फिर आप दूसरे नौकरी में जाना चाहते थे? नहीं, मैं दूसरे नौकरी में जाना चाहता ना तो कब के करता, पर मेरे को जब कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय तो रैगिंग भी बहुत होता था। तो कॉलेज के मेरे से सीनियर भैया लोग पूछते थे कि आप कौन सा सर्विस करना चाहते हैं, तो मैं सीधा कहा कुछ भी मेरे को और सर्विस नहीं करना है, केवल मास्टर बन के शिक्षा दान करना है। शिक्षा ग्रहण करूँगा पहले, उसके बाद शिक्षा दान करूँगा। बहुत अच्छी बात कही सूरी साहब आपने। यही मेरा मेन उद्देश्य रहा। सूरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, चूँकि जो आपने जैसा बताया कि आपने संघर्ष करके इस लेवल को आपने पाया है, तो सूरी साहब ऐसा कोई समय आया क्या सूरी साहब कि आप एकदम ज़्यादा उस संघर्ष के रास्ते पर आपको चलना पड़ा और कई बार आपके कदम डगमगा गए, ऐसा कोई पल आया था आपके जीवन में? जीवन में यानी कि कदम तो डगमगाना, यानी कि वही स्थिति है। हमारे पिताजी जब एक्सपायर हो गए ना, हम लोगों को जैसे उस उनके ज़माने में अलग था, उसके बाद हमारे पिताजी के एक्सपायर हो जाने से जो है ना भाई लोगों का भी खेत वेत बंटवारा, मेरे शादी के पहले ही खेत खार पूरा बंटवारा हो गया था। तो उस दरमियान थोड़ा सा तो परिवार को चलाना और करना, इधर उधर परिस्थिति को थोड़ा सा झेलना पड़ रहा था। लेकिन मेरा ससुराल भी सक्षम था जी, मेरे को जो है ना वहाँ से भी बहुत कुछ हेल्प। सही साहब, आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरा शादी जो है ना ग्राम पलसापारा है, चंदाहंडी ब्लॉक। जी, वहाँ से मतलब सपोर्ट आपको मिलता था। ससुर जी सासू माँ सपोर्ट करते थे? मेरे ससुर जी भी हेडमास्टर थे, और सास तो ज़्यादा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ससुर जो है ना HM थे वो भी। जी, मतलब सूरी साहब, आपका नौकरी लगने से पहले आपका शादी हो गया था कि नौकरी के बाद? नौकरी लगने के पहले ही शादी, मैं सेकंड ईयर पढ़ रहा था और शादी हुआ है। जी, मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपकी नौकरी लगी? हाँ। कौन से ईयर में आपकी नौकरी लगी सर? नौकरी 1995 में लगी। आपकी स्कूल कौन सी थी? पहली स्कूल जहाँ पे आप पोस्टिंग हुई? प्राथमिक शाला दासोपारा में पहला पोस्टिंग हुई मेरी। मतलब सर उस समय मध्य प्रदेश शासन था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था? हाँ। तो आपको नियुक्ति पत्र सिर्फ भोपाल से आया? भोपाल से आया। मतलब सर पहले दासोपारा में नियुक्ति हुई? कितना साल तक आपने वहाँ पढ़ाया सर? वहाँ दासोपारा में 1995 से 2002 तक रहा। जी, 7 साल। और 2002 से लेकर के 2002 में लदरा आ गया। लदरा में 1 साल होने के बाद फिर मिडिल स्कूल हमारे ग्राम डूमरपीटा में खुलने से जो है ना राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत मेरे को व्यवस्था किया गया कि ये ग्रेजुएशन किया है, पढ़ा लिखा लड़का है, मिडिल स्कूल संभालेगा करके। तब मेरा व्यवस्था वहाँ किया गया, तो मिडिल स्कूल का संचालन करने के लिए फिर मैं डूमरपीटा चलती है। सूरी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा
आपका कार्यकाल लगभग 13 सालों का बीआरसीसी का रहा है और उस दौरान आपके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा और आपका जो छवि था पूरी तरह से बेदाग रहा, आपका कार्यकाल बेदाग रहा। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए मैं देवभोग विकासखंड के समस्त पत्रकार साथियों को, यहाँ के देवभोग विकासखंड के समस्त नेताओं को और हमारे शिक्षा जगत के जितने भी हैं अधिकारी वर्ग हैं या सारे स्कूल के टीचर्स हैं, सारे लोगों का सपोर्ट जो है ना मेरे को मिलता था। और मेरा व्यवहार ही ऐसा था कि अभी ना कभी मैं दूसरों को किसी प्रकार की ताना बाना आज तक के मारा नहीं, ना कोसता भी नहीं, मेरा आदत ही नहीं है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंग वाला हूँ मैं। इस वजह से कहीं भी कभी भी अड़चन में मेरे को नहीं आया, मेरे ऊपर ना अड़चन आने भी नहीं दिया, क्योंकि आता या ना आता एक दो बार इधर उधर कुछ लोग बीआरसीसी से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग खुद हट गए पर मैं नहीं हटा जी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लोगों का भी सपोर्ट और नेता सबका सपोर्ट मेरे को मिल जाता था। जी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आपके रिटायरमेंट वाले दिन कार्यक्रम में हम भी पहुंचे थे, उस दौरान मैंने देखा सर आपके प्रति जो हेडमास्टर थे उनका एक अलग ही प्रेम था, आपके कर्मचारियों का अलग ही प्रेम था। आपके एक कर्मचारी ने यहाँ तक कह दिया सर मुझे, मैं जब कार्यक्रम से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने आपके बीआरसीसी कार्यालय के कर्मचारी का आंसू छलक पड़ा और उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरे पिता मुझसे रिटायर हो रहे हैं। इतना बड़ा शब्द कहना एक कर्मचारी अपने अधिकारी के लिए कह रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? वहाँ देखो, मैं वहाँ नौकरी करता था तो अधिकारी के रूप में वास्तव में नहीं करता था वहाँ। जी, मेरे जो भी साथी थे, बीआरपी हो या वहाँ का भृत्य हो या ऑपरेटर हो, सबको अपने परिवार, घर के परिवार की तरह समझता था और मैं जो है ना परिवार का ही मेंबर मानता था उन लोगों को। कभी भी किसी प्रकार की कटुवाणी बोला नहीं ना, और लोग भी वैसा बोलने का मौका दिए नहीं। उन लोगों को सहृदय धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को जो अभी भी याद करते हैं। और सब तो जिस दिन रिटायर हुआ हूँ पूरा टोटल, यानी कि मेरे ऑफिस के सारे कर्मचारी जो है ना मायूस हो गए थे और मेरे को बोल भी रहे थे कि हम लोग आप जा रहे हो करके, और उस रात को शायद रात भर सो भी नहीं पाए, नींद नहीं आया करके, ऐसे ही मुझको सुनने को भी मिला। तो पिता तुल्य वाला शब्द कितना बड़ा शब्द होता है सर? गार्जियन के रूप में मेरे को बड़े भैया मानते थे, मैं भी अपना अनुज मान के उन लोगों को भी जैसे भक्ति करेंगे वैसे सामने वाले को भी प्यार मिलेगा। जी, एक हाथ से ताली बजता नहीं, बजता है दोनों हाथ से। वो लोग भी मेरे को उस ढंग से करते थे जिस ढंग से मैं भी उनका ट्रीटमेंट कर देता। सॉरी साहब, चूंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं तो आने वाले दिनों में आपकी प्लानिंग क्या है? क्या किसी पार्टी से जुड़ेंगे? क्या राजनीति के मैदान में आएंगे? क्या कृषि के क्षेत्र में जाएंगे? क्या व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे? कई तरह की संभावनाएं आपके सामने खुली है सर, आप कौन से रास्ते को चुनेंगे सर? मेरा मुख्य मकसद तो है, एक नंबर पे मेरा कृषि रहेगा और मैं निकट भविष्य में जरूर राजनीति कोई पार्टी में जुड़ूंगा। जी, ये मेरा मनसा तो है, लेकिन ऊपर वाले की क्या मंजूरी है उनको देख लेता हूँ कुछ दिन। और ये है सॉरी साहब, क्या कुछ बड़े स्तर पे यदि चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो पार्टी यदि मौका देगी तो आएंगे सर चुनाव के मैदान में? बिल्कुल, वही उसी की तलाश में रहूंगा मैं। और ये छोटे मोटे पंचायत स्तर तक तो कभी नहीं आऊँगा मैं। सर, यदि गांव के लोग कहेंगे अगर आने वाले पंचवर्षीय कार्यकाल में कि सॉरी साहब एक बार फिर से मुखिया बन जाइए, इस बार हम आपको मौका देते हैं, गांव वाले चाहेंगे तो सर? गांव वाले चाहेंगे भी तो भी, क्योंकि अभी 5 साल जो है ना, इसके पूर्व अभी जो है ना, अभी वर्तमान से जो पूर्व है, मेरी श्रीमती को सरपंच बना चुका हूँ मैं और देख चुका हूँ गांव की और पंचायत की हाल चाल को। वो मेरे लायक नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और गांव वाले से निवेदन करूँगा कि अच्छा से और कैंडिडेट को चुनो और गांव का विकास कराओ, क्योंकि गांव में ज़्यादा समझते तो ज़्यादा और नहीं है, केवल छोटे छोटे से चीज़ को लेकर के ताना बाना बुनते रहते हैं। इससे मैं मायूस हो जाता हूँ। इस वजह से जो है ना गांव की राजनीति करना मेरे को पसंद नहीं लग रहा है।
साहब एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछूंगा, चूंकि आप शिक्षक रहे हैं, शिक्षक के पद से आप रिटायर हुए हैं, तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपके गांव में, आपके गांव का बच्चा भी कुछ आगे बढ़कर कुछ करे, इसके लिए सोरी साहब का क्या प्रयास रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे करके मैं ये 15 अगस्त 2025 को जो है ना सारे लोगों के बीच में घोषणा भी कर चुका हूँ। डुमरपीटा प्राथमिक विद्यालय में 18 बच्चे 5वीं में हैं, तो मास्टर लोगों को भी निर्देश दिया हूँ, गार्जियन को भी बोला हूँ, बच्चों को भी बोला हूँ, जो बच्चा का सिलेक्शन नवोदय में होगा प्रत्येक बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये से मैं पुरस्कृत करूँगा। और मिडिल स्कूल में जो बच्चा है 8वीं पढ़ रहा है वो यदि पास कर देता है, प्रयास में चले जाता है, तो उसको 7-7 हज़ार रुपये मैं अपने पॉकेट से ही दूंगा करके घोषणा किया हूँ और प्रेरित कर रहा हूँ। और मैं भी ज़रूर शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को तो मेरे गांव का उत्थान बहुत ज़रूरी है। जी सोरी साहब, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, रोज आप, चूंकि आप समय के काफ़ी पक्के थे, मैंने आपके विषय में देखा है, आप 10 बजे आपको दफ्तर पहुँचना है, मतलब आप 10 बजे पहुँच जाते थे। सर जब आप घर से निकलते थे तो हाथों में हेलमेट रहता था और टिफिन का बॉक्स, आप घर से अपने ड्यूटी के लिए निकलते थे। सोरी साहब, जिस दिन आप रिटायर हुए 31 मई 2025 की तारीख, जब कर्मचारी आपको घर छोड़ने गए, तो उस दौरान परिवार के लोगों ने क्या कहा? सर क्या परिवार के लोग दुखी हो गए? परिवार के लोग के लिए कितना भावुक पल था वो पल? परिवार के लोग तो हाँ, मेरे साथ जिस दिन 31 जुलाई 2025 को जो है ना विदाई दिए, तो मेरे लड़का आया हुआ था, बाहर पढ़ रहा है वहीं से, तो उसको बेटा चल मेरे साथ करके बोलने से मेरे साथ आया हुआ था देवभोग तक के, और हम लोग सब साथ में गए। तो हमारे यहाँ का श्रीमती पढ़ी लिखी तो है लेकिन मध्यम स्तर की है, तो अब इसके पूर्व मैं सरपंच थी, तो मेरा कार्य भी पूरा हो गया, अब हमारे पति का कार्य भी पूरा हो रहा है करके कुछ खुशी जाहिर की और मायूस भी हो गई। दुख तो लगता ही है सर, ठीक, तो लगता ही, हाँ, मायूस भी हो गई कि दोनों का एक ही साल एक साथ कार्यकाल पूरा हो गया करके। जी सर, अंतिम सवाल है सर, लोकल टीवी के दर्शकों को, लोकल टीवी को चूंकि क्षेत्र की पूरी जनता देखती है सर, लोकल टीवी के चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है, आपको ही पता है, तो सर एक पूर्व अधिकारी के रूप में आप आम जनों को, विद्यार्थी गणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोकल टीवी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं, और ये देवभोग के जितने भी आम नागरिक हैं, पब्लिक हैं, या शिक्षा जगत के अधिकारी वर्ग हैं, या शिक्षक हैं, बच्चे हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक के खुद अपना मन नहीं बनाएंगे तब तक के कुछ करना है, यदि कुछ करना है माने खुद को पहले, जब तक के नहीं जलेंगे तो खुद दूसरे को रोशन नहीं पहुंचा सकते, इसलिए खुद जलने की कोशिश करें और रोशन दें, तो गांव का, विकासखंड का, जिले का, राज्य का विकास हो सकता है। और वैसे नौकरी करना आजकल कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रयोग किया जा रहा है। अभी जब से ये मोबाइल आया है तब से नौकरी करना, यानी कि कर्मचारी हर कोई का ज़िंदगी जो है ना दुभर हो गया है, क्योंकि सवेरे क्या मांग रहे हैं और 12 बजे क्या मांग रहे हैं और शाम को क्या मांग रहे हैं, सब बेचैन हैं। जितने सुविधा तो है पर उतना दुविधा में फंस गए हैं, इसलिए और मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा को और बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें और अपने ही कर्मों पर विशेष ध्यान दें। जब तक कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, खा जो जस करहीं सोई फल चाखा, जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये तो स्पष्ट तुलसीदास जी ने कह ही दिए हैं। तो मैं लोकल टीवी के सारे दर्शक से अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी
ऐसे ही कर्म करें, ऐसे ही कर्म करें कि दुनिया में नाम हो, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ना एक बार मिलता है, दुभर होता है, और कुछ करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोकर कुछ पाया जाता है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बिल्कुल सोरी साहब, धन्यवाद। लोकल टीवी में आपने अपना विशेष समय निकाला, इसके लिए भी आपका आभार। तो आप पूर्व आरसीसी दुलराम सोरी साहब को सुन रहे थे। सर ने बहुत अच्छी बात ये कही, आपको कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि यदि आप सही कर्म करते जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर सही फल मिलेगा। सोरी साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही कि यदि आप तपेंगे, यदि आप जलेंगे, तब आप दूसरे को प्रकाश दे पाएंगे, तब आप दूसरे के लिए उजाला बनकर उभरेंगे। सोरी साहब एक उदाहरण है, जिन्होंने 90 के दशक में, लगभग 90 से पहले के दशक में सोरी साहब ने पढ़ाई शुरू की थी, और सोरी साहब ने अपने आप को प्रमाणित किया। उस दौरान उनके सामने कई तरह के चैलेंज थे, कई तरह की चुनौती थी। तमाम चुनौती को उन्होंने हराया, तमाम चुनौती को उन्होंने ये कह दिया कि चुनौती, तुम मेरे सामने भी आओगे, मुझसे टकराओगे, लेकिन तुम्हें हार माननी पड़ेगी। और अंततः सभी चुनौतियां सोरी साहब के सामने हार गई, और शादी के बाद भी सोरी साहब ने हिम्मत नहीं हारा, और जो लक्ष्य बनाकर चल रहे थे कि मुझे पढ़ाई करके शिक्षक बनना है, अंततः उन्होंने उस लक्ष्य को पाया। सर के इस विशेष और ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए लोकल टीवी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो इस तरह जो महानुभव हैं, जो इस तरह के विद्वान हैं, उनका इंटरव्यू सबसे पहले आपको लोकल टीवी में, आपको मोबाइल के स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अगले किसी वीडियो में फिर से होगी मुलाकात। इस तरह के किसी विद्वान जानकार को फिर से लोकल टीवी में बुलाएंगे और जानेंगे उनका अनुभव। तब तक के लिए नमस्कार।